Hello everyone, welcome to my channel Banking with Geetika. My name is Geetika Sangwan and I have been selected as a probationary officer in Bank of Baroda. So in 2024 IBPS PO mains examination, I got 32.75 marks in my English section, and I was getting a lot of comments asking me that how I was able to score that much, from where I practiced, what was my English strategy, and how many hours I studied for the day, and what I did to make my English better. So I'm going to answer all these questions and give you a few tips and tricks, not only for the English MCQ part, but also the descriptive section of English, in which I scored 19.5 marks out of 25. So stay tuned till the end so you can know how you can maximize your score in English. एंड कीप वॉचिंग. हम जब पेपर देने बैठते हैं, स्पेशली जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स था, आपका हो सकता है इंग्लिश वीक सब्जेक्ट हो, तो उसमें जब हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड हमको रियलाइज़ होता है कि हमारे जो अटैम्प्ट्स है काफ़ी ज़्यादा कम है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है एंड हम लोग बस खुद को अच्छा फील कराने के लिए और क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर इट हैज़ हैपन टू ऑल ऑफ यू. हम लोग सोचते हैं कि हमें बस अपने अटैम्प्ट्स बढ़ाने ताकि हमारे दिमाग में एक अच्छा नंबर हमें मिल जाए. अगर आपने 11-12 क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट करें इंग्लिश में, 13 क्वेश्चंस अच्छे से करें अटैम्प्ट इंग्लिश में, एंड यू आर श्योर अबाउट देम, बट आपको अपना नंबर बहुत कम लगता है एंड यू जस्ट देन स्टार्ट ब्लाइंडली मार्किंग द आंसर्स, एंड दैट इज़ अ मिस्टेक दैट वी ऑल डू. उसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं. एंड जिन एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें ये गलती तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम लोग अनश्योर होकर भी मार्क कर रहे हैं आंसर्स को. सो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, चाहे आपके अटैम्प्ट्स कितने ही कम हो. अगर आपके अटैम्प्ट्स कम हैं, दैट मीन्स कि पेपर मुश्किल आया है या फिर आपकी प्रिपरेशन लेवल उतना नहीं है. तो अगर आपका प्रिपरेशन लेवल उतना नहीं है तो हमें उस पर वर्क करना है. ऑल्सो अगर पेपर हार्ड आया है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ कम जाएगी, तो आप क्लियर कर ही लोगे उसको. तो फिर ज़्यादा अटैम्प्ट करके आप अपने मार्क्स को नेगेटिव क्यों कर रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम देने का एंड दिस वाज वन टिप. एंड अब हम सेक्शन वाइज, मतलब जो इंग्लिश में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उस वाइज हम लोग देखेंगे कि हम लोग को अभी टू डू में क्या करना है, व्हाट शुड बी अ टू डू लिस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. रोज़ हम लोगों को क्या क्या करना है, वील डिस्कस अबाउट दैट. ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका इंग्लिश वीक है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनके मार्क्स स्टक हो चुके हैं इंग्लिश में. दे डिड देयर बेस्ट एंड दे आर गेटिंग वॉट 22 मार्क्स, 24 मार्क्स, 26 मार्क्स. दे आर नॉट एबल टू रीच द फिगर ऑफ 30. उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है. सो आई विल टेल यू वॉट यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे. चाहे आपका इंग्लिश वीक है या फिर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स, दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू डू. तो बिकॉज मेरा इंग्लिश पहले से ही काफ़ी अच्छा था, ओवर द ईयर्स आई हैड डेवलप्ड इट, तो इस वजह से मैं इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझे अपने बाकी सब्जेक्ट्स को फोकस करना पड़ता था. तो ये चीज़ मैं हर 3 या 4 दिन में करती थी, जो आपको, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो एवरी सिंगल डे करना है. सो रोज़ आपको एक मॉक देना है सेक्शनल इंग्लिश का. इट विल जस्ट टेक 20 मिनट्स ऑफ योर डे. एंड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी भी ना कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते. एंड किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली इंग्लिश में, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आज आपने इंग्लिश बहुत अच्छे से किया एंड यू डू नॉट डू इट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days, दैट विल मेक इट वर्स फॉर यू. तो हमें जो सब्जेक्ट हमारा वीक है वो हमें हर एक दिन करना है. तो रोज़ उठो और एक मॉक दो जब भी आपको टाइम मिले. जब आप ये सोचो कि हाँ अब मैं इंग्लिश को टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो तब आप अब इंग्लिश का एक मॉक दे लो. ठीक है, इसको रात में मत देना क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं बचेगा. डू इट बिफोर 4 to 5 PM ताकि आपके पास एनालिसिस का इनफ टाइम हो. तो आपने एक सेक्शनल मॉक दिया, उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये ट्राई कीजिए कि जितना जल्दी जल्दी हो सके आप पैसेज को एक रीडिंग दे दीजिए. उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए एंड क्वेश्चंस देख के आपको ये आदत हो जानी चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने पैसेज में वो चीज़ कहाँ पढ़ी थी. अगर आप अभी वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि आपके दिमाग में एक रिकग्निशन हो जाएगी वर्ड्स की या सेंटेंसेस की, कि क्वेश्चन देखते आपको पता होगा एग्जैक्टली कहाँ पे उसका आंसर है. तो दैट इज़ व्हाट प्रैक्टिस डज टू यू, इट इम्प्रूव्स योर स्किल्स. तो आप क्वेश्चंस पढ़ो, उसमें आरसी में जाओ, उसके आंसर्स ढूंढो और उसे आंसर करो. ठीक है, अभी आप थोड़ा टाइम ले लो, ये मत सोचो कि मुझे जल्दबाजी में करना है. टेक सम टाइम, योर स्पीड विल इम्प्रूव विद
as you give more mocks and as time passes your speed will also increase. बट राइट नाउ एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप थोड़ा टाइम लगा लो बट सोच समझ के अच्छे से उनको आंसर करो। फिर उसके बाद आरसी में भी कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से आंसर करो जितना अच्छे से आप सोच समझ के कर सकते हो। वोकैबुलरी में ईजी होता है आरसी की, क्योंकि अगर आपको रैंडमली कोई वर्ड दे दिया जाएगा तो और आपने वो कभी भी नहीं सुना है तो बहुत कम चांसेस है कि आप उसको आंसर कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शन से कर लेते हैं उनको गलत वालों को एलिमिनेशन मेथड से, बट 99% चांसेस है कि आपसे नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होता था। अगर कोई वोकैबुलरी का ऐसा वर्ड आ जाता था जो मैंने कभी नहीं देखा तो फिर मेरे को छोड़ना ही पड़ता था। बट आरसी में क्या होता है कि आरसी में आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपके पास नॉर्मल वोकैबुलरी क्वेश्चंस में नहीं होता है। तो कॉन्टेक्स्ट से आप क्या कर सकते हो कि आप आस पास के सेंटेंसेस पढ़ सकते हो जिसमें उस वर्ड को यूज़ किया गया है एंड आप उससे समझ सकते हो कि मे बी इसका ये मतलब हो सकता है एंड यू कैन मेक अ वेरी गुड गेस। तो इस तरीके के वोकैबुलरी में वैसे मैं बोलती हूँ कि कभी भी गेस वर्क मत करो, बट अगर आपको इस तरीके से अगर आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो तो ट्राई एंड डू इट इन मॉक्स। उससे आपको रियलाइज़ होगा कि कितने % आपका अंदाज़ा सही जा रहा है। अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अंदाज़ा सही हो रहा है तो यू कैन टेक अ चांस इन योर एग्ज़ाम, एंड अगर आपका अंदाज़ा मोस्ट टाइम गलत जा रहा है तो लाइक डोंट डू इट। तो ये बात कर ली हमने आरसीज़ की। अब हम वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। कभी भी वोकैबुलरी आपकी ओवरनाइट या ओवर द वीक या ओवर द मंथ एकदम से बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है एंड हमें इसे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होता है। आज से 1.5-2 साल पहले मेरी वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा वीक थी एंड बेशक से मेरे को ग्रामर आती थी एंड मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन रीडिंग नॉवेल्स, बट वोकैबुलरी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगे हैं। मैंने इतनी ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग सर्च कर करके देखे हैं और उनको याद करने की कोशिश करी है। आई ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ द वर्ड्स इन माई डेली लाइफ एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी होती है वोकैबुलरी। लेकिन इन दिनों में आप क्या कर सकते हो कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया आपने उसको एनालाइज़ किया, तो उसको सिर्फ ये एनालाइज मत करो कि आपने क्या गलत किया है, आपने क्या सही किया है एंड आप बेटर कैसे कर सकते हो। वो तो हमें करना ही है। उसके अलावा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी नए वर्ड्स को इग्नोर मत करो। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी इडियम टाइप दिखता है आपको, कोई वो दिखता है, प्रोवर्ब दिखती है आपको, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसका मतलब आपको ढंग से समझ नहीं आ रहा है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मॉक ख़त्म होने के बाद तो हम उसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमें डेली प्रैक्टिस करना है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स डेली। कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। जो चीज़ें आपको डेली करनी है वो आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। डेली मॉक एंड एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड्स ढूंढो कि ये कौन से नए वर्ड्स हैं, उन सब के मीनिंग्स देखो, उनका याद रखने की कोशिश करो। जो आपने मॉक दिए उसमें वोकैबुलरी आई होगी, जो आपसे हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने कोई वो देखा, क्वेश्चन देखा एंड उसमें ऑप्शंस हैं, आपको आपका वाला मिल गया कि इसका ये आंसर है, बाकी 4 में से 2 वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं आते, तो क्या आप उनको इग्नोर कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जितने भी नए वर्ड्स मैं देखती थी ना इंग्लिश के मॉक में, मैं सारे याद कर लेती थी गूगल पे मीनिंग देख देख के कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। आई नेवर यूज्ड टू लीव एनी वर्ड अननोटिस्ड कि इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है। तो ये ट्रिक हमें करनी होती है, क्योंकि आप रैंडम वीडियोस देखो, उससे अच्छा है ना कि आपके पास आपको जो फ्री में वर्ड्स मिल रहे हैं नए नए एंड आप उसका मीनिंग देख सकते हो, तो व्हाई नॉट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो इस तरीके से हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो अच्छा हो ही रहा है, इसके साथ साथ हमारी वोकैबुलरी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ओवरनाइट इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली 40, 45, 50 दिन में हम लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। 0 से 100 नहीं जाना, बट 50 से 70, 25 से 50 इतना तो हम कर सकते हैं। तो यही इम्प्रूवमेंट होता है। वी टेक बेबी स्टेप्स एंड वी इम्प्रूव लाइक दैट। तो वोकैबुलरी में हमको ये करना है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो जहाँ तक बात रही ग्रामर की, वही वोकैबुलरी वाली ही एडवाइस है मेरी कि जब भी आप मॉक दो रोज़ का, तो जब उसका एनालिसिस करो तो अब देखो कि उसमें ग्रामर में क्या रूल था, क्या आपसे मिस हो गया, क्यों आपका आंसर गलत हो गया, एंड उनको रूल्स को पढ़ो और ये कोशिश करो कि अगले वाले मॉक में आप सेम मिस्टेक ना करो। ठीक है। अगर आपके एक मॉक में
3 से 4 आपने नए ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए और उनको किसी तरह याद कर लिया, तो आप जब 40-45 दिन में देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ मॉक्स देते देते, बट 50 दिन बाद या 45 दिन बाद आपके 100 से ज़्यादा रूल्स तैयार हो चुके हैं आपके दिमाग में। एंड इसके लिए आपने कोई वीडियो नहीं देखी, आपने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, आपने बस मॉक्स दिए और अपने दिमाग में उन चीज़ों को रख लिया। एंड मैं आपको एक बात बता देती हूँ, किसी भी टीचर की वीडियोस देख लो, किसी के भी रूल्स देख लो, उनको रट लो बैठ के, बट अगर आपने पेपर में कोई चीज़ गलत करी है ना मॉक में, एंड फिर आपने वो रूल पढ़ा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चीज़ को याद रखोगे। मॉक्स आर ऑलवेज अ बेटर वे टू लर्न थिंग्स रैदर दैन किसी टीचर का रैंडम टीचर का लेक्चर देखते रहना। इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, यू कैन डू दैट, बट मॉक्स भी करो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी टीचर की वीडियोज़ देख के ग्रामर अपनी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके साथ साथ मॉक्स करोगे तो वही रूल्स वापस आज से आ जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, तो दैट इज़ इवन बेटर। आपकी डबल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल गेट डबल नॉलेज, एंड इसी तरीके से आपको एज मिल जाएगी बाकी लोगों पे, बाकी कैंडिडेट्स पे। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि हम कैसे रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया अच्छे से, कि कैसे आपको अपनी आरसी ठीक करनी है, कैसे आपको अपने वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, एंड कैसे हम लोग अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए मेरे पास काफ़ी यूज़फुल टिप ये है कि जब भी आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम टाइप करने का आपको टाइम मिले, तो उस टाइम पे सारी की सारी कीज़, स्पेशली द स्पेस की एंड जो नंबर्स हैं, नंबर वाली कीज़ है, इन सारे जो आपकी मेन कीज़ है उनको आप टाइप करके देख लीजिए कि वो कीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कीज़ काम कर रही है या नहीं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो कीबोर्ड है वो आपका टाइट है, या फिर उसकी जो कीज़ है वो ईजिली आपसे प्रेस हो पा रही है या फिर नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में उन्हें बोल दोगे कि हमारा कीबोर्ड चेंज कर दो, तो वो अगर टाइम भी लगाते हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि आप कीबोर्ड चेंज करवा लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट होने के बाद देखते हैं कि उनका क्या की नहीं चल रही है, एंड उनका कीबोर्ड के साथ वो कंफर्टेबल है या नहीं है, एंड उसके बाद जब वो चेंज करवाते तो वो लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं ऑब्वियसली। एंड फिर उनको ये कंप्लेन होती है कि उन्होंने कीबोर्ड चेंज करने में इतना टाइम लगा दिया कि हमारा सारा पेपर छूट गया, एंड हम इतना स्पीडीली उसके बाद टाइप भी नहीं कर पाए, हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो गया एंड ऑल दैट। वो गलती करनी ही क्यों, स्टार्टिंग में ही देख लो ना कि हमारा कीबोर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं तो हमेशा ये चीज़ एंश्योर करती थी, जितने भी मैंने टाइपिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए मैंने, बट जितने भी दिए मैंने उसमें यही चेक करती थी मैं हमेशा कि कीबोर्ड चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये वाली चीज़ देख लेना। दूसरी चीज़ ये है कि अपने हाथों को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना लेना उस पर, कीज़ पे जाते के साथ ही रैंडम कुछ भी टाइप करने लग जाओ। अपने हैंड्स को मेक कंफर्टेबल विद दैट कीबोर्ड। हो सकता है आपने किसी डिफरेंट कीबोर्ड पे टाइप किया हो अपने घर पे, एंड आप उस वाले के साथ कंफर्टेबल ना हो, तो थोड़ा टाइम दो। वो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपना सारा चेक कर लिया पहले से, तब हमारे दिमाग में एक पीस है कि हम अब आराम से टाइप कर पाएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आएगा तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्पीड कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे हमारी स्पीड 35 हो, 40 हो या 50 हो, एक्चुअल में हमको कंटेंट चाहिए लिखने के लिए, एंड कंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कुछ भी रैंडम नहीं लिख सकते, जो टॉपिक दिया गया उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो कंटेंट के लिए हमें क्या करना है, हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसए IBPS PO डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, एंड जो भी वीडियो आपकी सबसे पहले आती है या जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं या जो आपको सबसे अच्छी लगी देखने में, उस वीडियो को खोल लो। उसमें 10 से 12 वो लोग बता देंगे आपको टॉपिक्स कि ये वाले टॉपिक्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर इन बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ऐसे ऐसे करके कई सारी चीज़ें पे, मतलब कई सारी चीज़ों पे वो लोग ने ऐसे लिखे होंगे सैम्पल। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको दिखाई दें उन सब के छोटे छोटे नोट्स बना लो, जिससे आपको एक कंटेंट का आइडिया हो जाए कि अगर आपके सामने कोई रैंडम टॉपिक आ जाए तो आपके पास थोड़ा बहुत कुछ तो कंटेंट उस पर लिखने के लिए। एंड हम लोगों को जो सामने आएगा उसी पे नहीं लिखना, हमको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अगर आप 10, 12, 15 जितने आपकी कैपेसिटी में हो उतने टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लो, उन सब पे थोड़ा थोड़ा कंटेंट देख लो, तो काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है कि 3 में से एटलीस्ट एक टॉपिक में वो सारा कंटेंट आपका काम आएगा। तो ये चीज़ आप अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखो। हो सकता है कि वहाँ जाके काम आए या ना आए, बट हम तो अपनी प्रिपरेशन करके चलें। आई डिड दीज थिंग्स। मैंने कंटेंट देखा था
कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। मैंने कोई डेटा नहीं देखा था, ना मैंने कोई ऐसे फिगर्स वगैरह देखे थे, बट मैंने एटलीस्ट इतना देख लिया था कि कोई ऐसे रैंडम टॉपिक आज इंश्योरेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख ली कि मैं किस तरीके से उसे डिफ़ाइन कर सकती हूँ। ऐसे मैंने छोटा छोटा कंटेंट हर चीज़ पे देख लिया था। तो उसकी काफ़ी हेल्प, एंड इट हेल्प्ड ऑल्सो इन माई एग्जामिनेशन, बिकॉज जो मेरा टॉपिक था दैट वॉज डिजिटलाइजेशन और बैंकिंग, ऐसा कुछ था। एंड मैंने कुछ कुछ चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड देख रखी थी, तो मेरे पास दिमाग में कंटेंट था कि एटलीस्ट 10-12 लाइन्स मेरी ऐसी थी जो मेरी पहले से प्रिपेयर्ड थी, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया। तो डू दैट, इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव में अपना टाइम बचा सकते हो, एंड यू आर एबल टू राइट अ गुड ऐसे जो आपको मार्क्स दिला दे। तो ये सारी मेरी टिप्स हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी देखनी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है, यू कैन वॉच द डिटेल स्ट्रैटेजी। बस ये 1-2 चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने इस वाली वीडियो में डाल दी। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।